नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं देवीदान चारण। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो संपूर्ण मैथ्स का पॉपुलर टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस जो है इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है और कंपटीटर में छात्र नौकरी तक पहुंचने की कोशिश 100% करता है और वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे सिर्फ जो कंपटीशन के अंदर आ रहा वही सिखाओ। लेकिन बच्चों, जितने भी हमारे टॉपिक है मैथ्स के, वो सारे के सारे टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटिव हैं। यदि हमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंदर टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोगों को विभिन्न संख्याओं, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रत्येक संख्या है, प्रत्येक अंक है, उन प्रत्येक अंकों के बारे में क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, कौन सा अंक किस जगह प्रयोग करने पर क्या उसका नियम बनता है, सिद्धांत क्या है, हमें प्रत्येक अंक की थ्योरी पढ़नी है। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं, संख्याओं की ऐसी पद्धति, संख्याओं की ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करने के साथ साथ हम संख्याओं के मध्य योज्य, व्यवकलन, गुणन व भाग की संक्रियाएं करते हैं। दोस्तों, ये हमारा नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में क्या पढ़ते हैं, मैंने वो लिखा है यहाँ पर। मैंने कहा संख्याओं की एक ऐसी पद्धति जिसमें हम विभिन्न संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ साथ हम संख्याओं के मध्य योज्य, योग, व्यवकलन, घटाव, गुणन, गुणा व भाग की संक्रियाएं करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण संख्या पद्धति में जो भी अंक हैं वो इन पर आधारित है। पूरी अंकगणित क्षेत्रमिति जिसमें हम अंकों का उपयोग करते हैं, ये गणित में अंक हैं। इनके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। 1 की क्या विशेषता है, 0 की क्या विशेषता है, 2 का क्या नियम है, 3 क्या है, 4 क्या है, प्रत्येक अंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनसे कैसे संख्याओं का निर्माण होता है और किस किस प्रकार की क्रिया हमें पढ़ने को मिलती है आगे। दोस्तों, संख्या पद्धति का वर्गीकरण, संख्या पद्धति का वर्गीकरण संख्या पद्धति का वर्गीकरण दोस्तों मैं इस प्रकार से करवाता हूँ ताकि विद्यार्थी को समझने में थोड़ी इजी रहे, आसानी रही। और इसको मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले मैंने जो एक रूल लिया है, प्राकृत संख्या लिया है। प्राकृत संख्या, इसमें 2 नंबर पॉइंट पूर्ण संख्या लिया है, पूर्ण संख्या। दोस्तों, 3 नंबर पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या। दोस्तों 4 नंबर परिमेय संख्या, 5 नंबर अपरिमेय संख्या, 6 नंबर वास्तविक संख्या, 7 नंबर काल्पनिक संख्या। सबसे पहला दोस्तों होता है प्राकृत संख्या, 2 नंबर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दोस्तों नंबर सिस्टम का ये 7 जो समुच्चय मैंने लिखा है, सातों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक पॉइंट की हम यहाँ पर लिख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आया है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या है, इसके बारे में हमें सबसे पहले अध्ययन करना है। दोस्तों आप सबको विदित है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या दोस्तों, ये प्राकृत संख्या नाम कैसे आया? जैसे ही प्रकृति का उदय हुआ, इस धरातल पर मानव जगत का कल्याण हुआ, तो इस प्रकृति के अंदर चारों ओर वातावरण के अंदर हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को कुछ वस्तुएं सजीव दिखाई दी, कुछ वस्तुएं निर्जीव दिखाई दी। मानव ने प्रकृति के अंदर सजीव और निर्जीव वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया था दोस्तों, वो नेचुरल डिजिट कहलाते हैं, प्राकृतिक अंक कहलाते हैं। इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को गिनने के लिए मानव को अंकों की आवश्यकता पड़ी और उन अंकों का नाम सर्वप्रथम प्राकृत अंक रखा, क्योंकि उन अंकों का काम सर्वप्रथम मानव ने प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने के लिए किया। तो दोस्तों इसीलिए इसका नाम प्राकृत संख्या पड़ा, प्राकृत संख्या। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको कह रहा हूँ, सुन सकते हैं कि प्राकृत संख्या नाम क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को गिनने के लिए मानव ने जिन अंकों का प्रयोग किया था वो प्राकृत अंक कहलाए। इसीलिए ये प्रकृति से रिलेटिव अंक होने के कारण, क्योंकि इनका जो उपयोग है वो हमने प्रकृति के अंदर किया था। इस प्रकृति के ऊपर जितनी भी वस्तुएं थी, चारों ओर के वातावरण में जितनी भी वस्तुएं थी, इस कारण ये प्राकृत। अब गणित की परिभाषा क्या है? गणित की परिभाषा ये है कि प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक, एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश डैश डैश, एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये प्राकृत संख्याओं का परिवार है। हम लोग दोस्तों अब आगे इसमें पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या के बाद में यदि हमें प्राकृत संख्या का एक समुच्चय मिल गया था, तो हमें पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास 2 रुपये हैं, आपके पास 3 रुपये हैं। 2 एक प्राकृत अंक है, 3 एक प्राकृत अंक है। 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 5। 5 भी एक प्राकृत अंक है। सीधी सी बात है, जीरो को यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिली थी। प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो आता था, लेकिन जीरो किसी संख्या के साथ आता था। जीरो स्वतंत्र रूप से हम नहीं लिख सकते थे प्राकृत संख्या के अंदर। तो यहाँ पर एक जीरो की कमी थी। जीरो 10 के साथ में था, 20 के साथ में था, 100 के साथ में जीरो लगाई थी, लेकिन जीरो को स्वतंत्रता नहीं थी, अलग से जीरो नहीं लिखा गया था। अब यहाँ प्रॉब्लम यह हुई, जैसे मैंने कहा 7 रुपये थे, 7 के साथ खर्च हो गए। 7 रुपये थे, 7 के साथ खर्च हो गए, तो मेरे पास जीरो बचा। लेकिन मैं जीरो को कैसे लिखकर बताऊँ? जीरो मेरे पास इसमें था ही नहीं। प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को मैंने स्वतंत्रता नहीं दी थी।
गणितज्ञों ने प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को स्वतंत्रता नहीं दी थी दोस्तों। जीरो किसी न किसी नंबर के साथ जरूर आया था। चलिए हम आगे गौर करते हैं कि जब जीरो नहीं था तो क्या हुआ। तो 2 नंबर दोस्तों पॉइंट आता है पूर्ण संख्या। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये आपने ऊपर लिख लिया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। 2 नंबर पॉइंट पूर्ण संख्या। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझें। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 2 नंबर पॉइंट मैंने लिया है पूर्ण संख्या। दोस्तों प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर दिया, 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या होती है। बहुत ही ईजी है, ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है दोस्तों। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तीसरे नंबर पर बात आती है आगे पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, इन सभी संख्याओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, सभी लोग मेरे साथ साथ में जो डेफिनेशन आप लोगों को नहीं आ रही है वो डेफिनेशन लिखते जाएं, क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, शब्दों का अर्थ नहीं आएगा, तब तक हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको बेस्ट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़, बिल्कुल बेसिकली चैप्टर हैं जो आप एकेडमिक लेवल में लगातार पढ़ते आ रहे हैं और आपको केवल रिवीजन करना है एक बार, और मैं बिल्कुल बेसिक रूप से यहाँ आपको चैप्टर करवा रहा हूँ। इसका परिवार के अंदर सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा था प्राकृत संख्या, 2 नंबर लिखा था दोस्तों पूर्ण संख्या, 3 नंबर लिखा था दोस्तों पूर्णांक संख्या, 4 नंबर लिखा था दोस्तों परिमेय संख्या, 5 नंबर लिखा था दोस्तों अपरिमेय संख्या, 6 नंबर लिखा था दोस्तों वास्तविक संख्या, 7 नंबर लिखा था काल्पनिक संख्या। ये दोस्तों मैंने पॉइंट लिखे थे अभी। इसके ऊपर मैंने आपको अभी समझाया था कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं के समूह को दोस्तों हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चलती रहती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह हो गया जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य शामिल होता है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्याएं डैश डैश चलती रहती हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्याएं। दोस्तों एक तरफ इसमें प्लस की संख्या होती है, एक तरफ माइनस की संख्या होती है। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक तरफ परिवार होता है ऋणात्मक, दूसरी तरफ होता है धनात्मक और बीच में होता है शून्य, जो उदासीन कहलाता है। यहाँ पर न्याय संगत कहलाता है, उदासीन कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य शामिल होता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, बिल्कुल इजी से इजी पार्ट बता रहा हूँ मैं। 3 बातों को अभी वापस कई बार रिवीजन करूँगा आपके सामने। अब हम लोग प्राकृत संख्या का जो परिवार है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूँ कि प्राकृत संख्या क्या होती है।
सबसे पहले आपको भी बताया था कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है और 0, ये तीनों मिलकर एक पूर्णांक संख्या का परिवार बनाते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको किसी को प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें। दोस्तों, प्राकृत संख्या का समुच्चय मैं इस प्रकार से आपके सामने रखता हूँ। प्राकृत संख्या का यहाँ तक लिख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, प्राकृत संख्या का परिवार इस प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या, सबसे पहले दोस्तों इसमें सम संख्या, सम संख्या। 2 नंबर दोस्तों विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। संयुक्त संख्या, या दूसरा नाम इसे कह सकते हैं यौगिक संख्या। रूढ़ संख्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, जातीय मान, व्युत्क्रम प्रतिलोम, व्युत्क्रम प्रतिलोम, इसका दूसरा नाम होता है या गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट जोजे प्रतिलोम। दोस्तों, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने ये सिर्फ इतना ही पढ़ा है अभी तक कि प्राकृत संख्या क्या होती है। दोस्तों, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या का समूह कहलाता है। प्राकृत संख्या का मैंने वर्गीकरण इस प्रकार से आपके सामने रखा है, जिसमें सबसे पहले लिखा है सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, पूर्ववर्ती, परवर्ती, आरोही, अवरोही, स्थानीय मान, जातीय मान, व्युत्क्रम प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं, ज्योज्य प्रतिलोम। और प्राकृत संख्या पर जोड़ बाकी प्राकृत संख्याओं का योग, यह लास्ट इसके अंदर। दोस्तों, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने जो टाइप लिखा है इसका सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लें, नोटबुक हाथ में रखें, मैं समझा रहा हूँ आपको कि सम संख्या। दोस्तों, क्या होती सम संख्या? सम संख्या क्या होती है, ये लिखें। सम संख्या का डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग, मैं केवल समझा रहा हूँ, या परिभाषा नहीं लिखूंगा, फिर एकदम लेवल 0 हो जाता है। आप लोगों को आ रहा है, फिर भी किसी को डाउट है, कन्फ्यूजन हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं सम संख्या। दोस्तों, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूँ सम संख्या के, कौन कौन सी सम संख्या है दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये लगातार स्टेप चलता रहता है। ये सम संख्या का परिवार है। दोस्तों, विषम संख्या क्या होती है? सेकंड बात आती है विषम संख्या की। आप सबको विदित है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। भाग पूरा पूरा जाने का मतलब क्या होता है, भाग पूरा पूरा नहीं जाने का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब किसी संख्या में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जहां पर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, जहां पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, वहां भाग की क्रिया को पूर्ण माना जाता है। यदि
मैंने जैसे 16 में 2 का भाग दिया, दोस्तों गौर करें, भाग 8 बार गया, 16 शेष पर कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, शेष पर कुछ नहीं बचता है, उस कंडीशन में हम कहते हैं भाग पूरा पूरा गया। और जहाँ शेष पर बच जाता है तो हम वहाँ कहते हैं भाग अनकम्प्लीट है, भाग पूरा पूरा नहीं गया है। गौर करें दोस्तों, मैं दोबारा एक बार वाचन कर रहा हूँ। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये अनंत तक हैं, आगे लगातार चलता रहता है। दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? अभी मैंने आपके सामने बताया था, जिस संख्या में, ध्यान से सुनना, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये लगातार आगे चलता रहता है। दोस्तों अब बात आती है संयुक्त संख्या की, यौगिक संख्या की। अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि संयुक्त संख्या क्या होती है, यौगिक संख्या क्या होती है। यूपीएससी के एक एग्जाम में ये पूछ रखा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है। दोस्तों जितना एग्जाम बड़ा होगा उस एग्जाम की लैंग्वेज जो भाषा है वो उतनी ही कठिन होती है। अब मैं संयुक्त संख्या कहूँ, यौगिक संख्या कहूँ, अधिकतर बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन इसके पास मैंने एक और नाम लगा दिया, भाज्य संख्या। अब ये इजी हो गया, कक्षा 3-4 का अंदर क्वेश्चन ये आता है कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। संयुक्त संख्या कह सकते हैं, यौगिक संख्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। दोस्तों संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, इसके बारे में हमें पता करना है। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जिस संख्या में स्वयं का, एक का, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है। नहीं समझ में आ रही बात आप लोगों को? मैं आपके सामने कुछ संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इतना बहुत है, 6 तक लिख दिया। अब मैं आपके सामने कुछ रूपरेखा बना रहा हूँ, आपको सीखना है। दोस्तों एक के अंदर केवल 1 का भाग जाता है, इस 1 के अंदर केवल 1 का ही भाग जाता है। दोस्तों इसके अंदर 1 का भी भाग जाता है, इसके अंदर 2 का भी भाग जाता है। 3 की बात करते हैं तो दोस्तों 3 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, दोस्तों 3 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। दोस्तों 4 की बात करते हैं, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, यहाँ 3 हो गए नंबर। उसी प्रकार दोस्तों 5 की बात करते हैं, 5 के अंदर 1 का भाग जाता है, 5 का जाता है और किसी का नहीं जाता है। इसकी बात करते हैं 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो संयुक्त संख्या है, यौगिक संख्या है या भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का, एक का तथा अन्य संख्याओं का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का, एक का तथा अन्य संख्याओं का भाग जाए उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 में केवल 1 का भाग जा रहा है, दोस्तों यहाँ पर 2 में केवल 1 और 2 का भाग जा रहा है, 3 में भी 1 और 3 का जा रहा है, लेकिन स्वयं के अलावा यहाँ ये 4 आया, 6 आया, ये भाज्य संख्या है। मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आगे चलती रहती है, अनंत है इसमें भी। आपको बस ये ध्यान रखना है, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और दोस्तों अन्य संख्याओं का भाग जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। रही बात अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? जिसमें स्वयं और अपना 1 का भाग जाए, 1 और स्वयं का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। केवल 1 और स्वयं का भाग जाए वो दोस्तों अभाज्य संख्या होती है, जिसे मैंने यहाँ लिखा था रूट संख्या, इसका जो दूसरा नाम है वो अभाज्य है।
तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। दोस्तों 100 तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25। दोस्तों 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25। दोबारा मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 संख्याएँ 100 तक ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, क्या होती अभाज्य? अभाज्य संख्या का मैंने यहाँ नाम लिखा था कठिन, रूट संख्या नाम लिखा था। अभाज्य संख्या कहो चाहे रूट संख्या कहो दोस्तों एक ही बात होती है। अब गौर करें दोस्तों, अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए। दोबारा दोस्तों गौर से सुनना, ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए वो दोस्तों अभाज्य संख्या होती है। और एक स्वयं के अलावा किसी का भाग जाए तो दोस्तों वो संख्या संयुक्त संख्या होती है, वो संख्या यौगिक संख्या होती है, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। यहाँ तक आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों पर। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया, रूट संख्या हो गया। मैं दोबारा बता दूं, सम संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। यौगिक संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसका दूसरा नाम संयुक्त संख्या था या भाज्य संख्या है। एक का, स्वयं का तथा अन्य का भाग जाए दोस्तों वो संयुक्त संख्या यौगिक संख्या होती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था रूट संख्या क्या होती है? दोस्तों रूट संख्या इसका दूसरा नाम है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं दोस्तों जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए, अन्य किसी भी संख्या का दोस्तों भाग नहीं जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रूट संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूट संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी रूट संख्या है वो 2 थी। 100 तक कुल रूट संख्याएं दोस्तों कितनी थी? 25 थी। नेक्स्ट छोटा सा नियम आ रहा है, परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने विस्तार से व्याख्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों 99 की पूर्ववर्ती 98, ठीक एक अंक पहले आती वो पूर्ववर्ती संख्या होती। जैसे मैंने कहा 1001 की पूर्ववर्ती, तो दोस्तों आप कहोगे 1000, बिल्कुल इजी। ठीक एक अंक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक एक अंक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या दोस्तों परवर्ती संख्या ठीक बाद आने वाली, ठीक बाद आने वाली, और ये था ठीक पूर्व में आने वाली। परवर्ती ठीक बाद में आती है, पूर्ववर्ती ठीक पहले आती है दोस्तों। अब परवर्ती देखना, 101 की परवर्ती 102, 999 की परवर्ती 1000। समझ में आ गया का? बहुत ईजी चीज़ है दोस्तों। यहाँ छोटे से शब्द हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मीनिंग है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे 1 2 3 10 15 ये बढ़ता क्रम है दोस्तों। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम,
घटता क्रम, जैसे 17, 16, 13, 5, 2, 1। अब दोस्तों रह गया स्थानीय मान, जातीय मान। बहुत ही इजी चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं दोबारा वाचन कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुने। पूर्ववर्ती, ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे 670 है, 670 का मैंने आपसे पूछा कि पूर्ववर्ती क्या होगा, 669 हो जाएगा। अब आपको पूर्ववर्ती का एक और उदाहरण मैं आपके सामने कह रहा हूँ, 950। सभी का कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आना चाहिए। 950 का पूर्ववर्ती 949 सही होगा सबका। परवर्ती पूछ रहा हूँ 10,703, 10,703 की परवर्ती क्या होगी, 10,703 की परवर्ती संख्या 704, बहुत इजी हो जाएगी आगे। आरोही क्रम, इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मीनिंग क्या हुआ, बढ़ता क्रम। दोस्तों अवरोही क्रम का मीनिंग क्या हुआ, घटता क्रम। दोस्तों 2 पॉइंट नीचे रहे एक बार, स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ तक सभी लोग लिख लें, किसी को डाउट है तो पूछें। दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्रत्येक अंक का स्थान के अनुसार जो गरिमा है उसका मान हमें बताना है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आदमी वही है, सबसे पहले उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था। आज भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक पद की गरिमा होगी। पहले मुख्यमंत्री के नाम से उन्हें जानते थे, वर्तमान में प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। तो मैं यही आपके सामने बात करना चाहता हूँ। एक संख्या होगी, उस संख्या का जो स्थान है, स्थान के अनुरूप हमें उसकी पहचान करनी है। जैसे मैंने आपके सामने यही लिखा, देखिए स्थानीय मान समझा रहा हूँ दोस्तों, गौर करना। 4 4 4 4। अब आपने बचपन में पढ़ा था इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ये 4 इकाई के रूप में बैठा है, ये दाही के रूप में बैठा है, ये सैकड़ा के रूप में बैठा है और ये हजार के रूप में बैठा है। दोस्तों इकाई का मतलब सिंगल अंक, अकेला, और दाही का मतलब वो 10 के गुणांक में, सैकड़ा का मतलब वो 100 का गुणांक है, 100 का गुणांक है, 100 का गुणांक है। हजार का मतलब 1000 से गुणा करनी होगी हमें। जैसे इसका पूछे कि 4 का स्थानीय मान, तो हम लोग 4 ही लिखेंगे। इस 4 का स्थानीय मान पूछे तो हम लोग 40 लिखेंगे, क्योंकि 4 दाई के स्थान पर है। इसका पूछे तो हम 400 लिखेंगे, इसका पूछे तो हम 4000 लिखेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं एक उदाहरण ऐसा दे रहा हूँ। 7 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों 7, 6 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों 60, 5 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों 500, 3 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों, 3 के पीछे जीरो कितने हैं, 3 है तो 3 जीरो लगा दो। 2 का स्थानीय मान पूछे दोस्तों, 2 के पीछे जीरो अंक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। 1 के पीछे 1 2 3 4 5, 5 लगा दो। ये हमारा हो गया स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है दोस्तों, जातीय मान प्रत्येक अंक की जाति है, जातीय मान। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रत्येक अंक का जातीय मान स्वयं का मान होता है। हम प्रत्येक अंक को उसकी जाति से जानते हैं। जातीय मान का दूसरा नाम होता है अंकित मान। इसका तीसरा नाम होता है वास्तविक मान। जातीय मान को, अंकित मान को, वास्तविक मान को एक ही चीज़ है दोस्तों। जैसे 1 का जातीय मान 1 होता है, 2 का जातीय मान 2 होता है, 3 का जातीय मान 3 होता है। जैसे ये संख्या आ गई, इसमें पूछा 7 का जातीय मान 7 होगा। प्रत्येक अंक का जातीय मान अपना मान होता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, मुझे सुन पा रहे हैं सभी? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रत्येक अंक का जातीय मान अपना मान होता है। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4। अब दोस्तों आपके माइंड में एक प्रश्न होगा कि सर ये आप पढ़ा रहे हैं या आते कहाँ हैं? कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं इसके ऊपर एक प्रश्न बनाता हूं, आप लोग ध्यान से सीखें। प्रश्न इस प्रकार से आएगा,
संख्या आपको इतनी दे दी और लिखा 7 के स्थानीय मान व जातीय मान के मध्य अंतर ज्ञात करो। आपको 1 मिनट का समय है, फटाफट लिखें। गौर करें दोस्तों, यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 700 है। 7 का स्थानीय मान दोस्तों 700 है, क्योंकि 7 सैकड़ा के स्थान पर इकाई दही सैकड़ा। 7 का जातीय मान दोस्तों सिर्फ 7 है। अंतर का मतलब अंतर घटा दो, 693 में हमारा रिजल्ट आ गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों मैंने लिखा था, एक छोटा सा शब्द लिखा था, उसको परिभाषित कर रहा हूँ। व्युत्क्रम प्रतिलोम, व्युत्क्रम प्रतिलोम, या इसका नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम। आपको पूछे ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप उत्तर दोगे 1/a, मतलब एकदम व्युत्क्रम होगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। मैंने दोबारा लिखा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/8। मैंने दोबारा लिखा x/y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, y/x। जैसे मैंने दोबारा लिखा 2/3 का 3/2। ये दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम है। एकदम उल्टा लिखना, विपरीत लिखना। समझ में आ रही होगी बात? बहुत ही इजी चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझना है दोस्तों। नेक्स्ट, लिख लिया सभी लोगों ने। नेक्स्ट एक शब्द है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? क्या होता है दोस्तों योज्य प्रतिलोम? दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग 0 के बराबर हो, दो पूर्णांकों का योग 0 के बराबर हो तो वह एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। दो पूर्णांकों का योग 0 के बराबर हो, मतलब a + b = 0, तो ये एक दूसरे का a भी है, वो योज्य प्रतिलोम होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसमें देखें। 2 के साथ में क्या जोड़ूं ताकि मेरा परिणाम 0 आए? दोस्तों -2 होगा। -7 के साथ क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आए? प्लस का 7 होगा। दोस्तों 1/2 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो माइनस का 1/2 होगा। -3 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 3 होगा। ये योज्य प्रतिलोम है। मतलब ये हुआ कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है? दो पूर्णांकों का योग 0 होना चाहिए, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम 0 होना चाहिए, वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल चीज़ें ये आपके सामने बता रहा हूँ, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसका पूरा का पूरा विस्तार दोबारा लिख रहा हूँ। आपको यहाँ तक मैंने प्राकृत संख्या बता दिया था, पूर्ण संख्या बता दिया था और पूर्णांक संख्या बता दिया। दोस्तों अभी तक ये 4 पॉइंट आपको नहीं बताई, अब बाद में बताऊंगा। पहले इनको एक बार और मैं व्यवस्थित लिख देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आए। फिर कहीं दिक्कत है फिर मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सीखना है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दें, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1
एक अंक की कुल संख्याएं। दोस्तों, एक अंक की कुल संख्याएं 1 से लेकर 9 तक है और कुल 9 है, कुल 9 है। दोस्तों, दूसरा लिखा इसे मैंने 2 अंकों की कुल संख्याएं। दोस्तों, 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती हैं और 99 तक चलती हैं, 10 से लेकर 99 तक चलती हैं और ये टोटल 90 होती है। उसी प्रकार 3 अंकों की कुल संख्याएं। दोस्तों, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती हैं और ये 999 पर जाके ख़त्म होती है। इनकी कुल संख्या 900 होती है। ये लगातार ऐसे क्रम चलता रहता है। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या पूछे तो ये शुरू होती है दोस्तों 1000 से, ख़त्म होती है 9999 पर। टोटल ये 9000 होती है। उसी प्रकार 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या दोस्तों 10,000 से शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं 99,999 पर। उसी प्रकार 6 अंकों की कुल संख्या यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, ख़त्म होती हैं यहाँ पर आकर। ओके, अब कितनी संख्याएं, या 9000 थी, या 90,000 हो जाएगी, या 9 लाख हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पूरी पता होनी चाहिए। दोस्तों, एक बार एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें और भी स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, क्योंकि ये आगे हमारा कोई भी टॉपिक होगा उसमें काम आने वाली चीज़ें हैं। और आपको मैं पूछूंगा कि संपूर्ण नंबर सिस्टम में 5 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो आप ये आंसर बता दोगे 90,000। मैं कहूँगा 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 9,000। मैं पूछूंगा 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 900। टोटल नंबर इतनी है नंबर सिस्टम में। दोस्तों, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें आप। देखिए, मैंने लिखा सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृत संख्या। दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। और दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों 1 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 है। नेक्स्ट लिखा, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25। नेक्स्ट लिखा, 1 से 100 तक गिनती लिखने में
कुल कितने अंकों को लिखना पड़ा? कुल कितने अंकों को लिखना पड़ा? दोस्तों 192 अंक, टोटल 192 अंक लिखे थे, 192 अंक लिखे थे टोटल। अब मैं कहूँ 1 से 100 तक, यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, यहाँ तक आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में बार बार आती रहती हैं, छोटे छोटे एग्जाम में पूछी जाती हैं और तमाम विद्यार्थी गलतियाँ भी करते हैं छोटे प्रश्नों में। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट बात कह रहा था दोस्तों, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती में अंक 1 का प्रयोग, 0 का प्रयोग और शेष अन्य अंकों का दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती में अंक 1 का प्रयोग कुल 21 बार हुआ है। अब कहाँ हुआ आपको बताऊं। गिनती लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 लिखा था, फिर 10 लिखा था, 1 में 1 आया, 10 में 1 आया, फिर 11 12 वाली जो लाइन है उसमें 1 1 चलता रहता है लगातार, 21 में 31 में 91 तक लगातार ऐसे 1 चलेगा, 100 में 1 आएगा और 21 बार हो जाएगा। दोस्तों 0 का प्रयोग 11 बार हुआ है। शेष प्रत्येक अंक मतलब कौन कौन से, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, इन सब अंकों का प्रयोग है जो आपकी 20-20 बार हुआ है, 20-20 बार हुआ है। दोस्तों ये एग्जाम में एसएससी में एक बार पूछा गया था। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का पूछा जाए, ये हमारे दिमाग पर है, दिमाग के क्वेश्चन है, हम निकालना होगा। 100 तक हम लोगों के माइंड में सेव हो गया है। अब 500 का कहे तो देखना होगा 1 से 500 तक ये कितनी बार आया, ये दिमाग से सोचना होगा। 3 का पूछे 3 कितनी बार आया, कहाँ आया, ये हम लोगों को पता है, हमें गिनना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात छोटी सी और कर देता हूँ आपके सामने। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक की छोटी छोटी बातें बताई थी आप लोगों को। अब हम लोगों ने एक ये लिखा था पूर्णांक संख्या। इस पूर्णांक संख्या के अंदर में छोटा सा आपके सामने बात बता देता हूँ। पूर्णांक की 2 टाइप आपने की थी, 3 टाइप है वैसे। एक है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में एक होता है 0 जो न्याय संगत का काम करता है। ऋणात्मक पूर्णांक दोस्तों -1, -2, -3 और धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। जितनी संख्या 0 के निकट होगी वह उतनी बड़ी होगी। ऋणात्मक की बात करते हैं, इधर ध्यान से समझना। इस संख्या रेखा पर ये बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो पूर्णांक में है वो 1 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत है। मैं आपको पूछूं सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है वो अनंत है। सबसे छोटा धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक पूछो
सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक पूछूं अनंत है, लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक 1 है, जबकि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक अनंत है। दोबारा ध्यान से सुनना, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1, और ये वाला 1 है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक अनंत। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत ही इजी चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहली बात ये होती है जिसे हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, P व Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें यह होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है Q के अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, ये परिमेय संख्या होती है। मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 2/5 हो गया, ये एक परिमेय संख्या है, 0 नहीं, दोनों पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। -7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे है क्या? 1 है। 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटा Q है, यहाँ P ये है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। 4 एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है। दोस्तों 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 कहाँ नहीं होना चाहिए? 0 हर में नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है। तो ये 0 एक परिमेय संख्या बन गई यहाँ पर। 4/5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या के उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट में उदाहरण दे रहा हूँ, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसे दोस्तों P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। √2, √3, √5, √7, पाई आदि अपरिमेय संख्या है। मैं सामान्य शब्दों में कह सकता हूँ, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, वर्गमूल पॉइंटों में लगातार चलता रहता है, वो संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है? दोस्तों ये संख्या रेखा पर एक साथ जब होता है समूह, बीच में 0 होता है, इधर धनात्मक संख्या होती है और इधर ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा पर एक साथ जब हम दर्शाते हैं तो वो समूह परिमेय वास्तविक कहलाता है। संख्या रेखा पर परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वो हमेशा क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। कहाँ पर कहलाती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलती हैं तो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 2√2 लिखा मैंने, 2√2 मेरे को दर्शाने में यहाँ दर्शाऊंगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 की जस्ट बाद में दर्शाऊंगा। डायग्राम बनाकर दर्शाते हैं, हालांकि अपना इतना लिखित में नहीं है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो ये संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर लिखते हैं तो एक वास्तविक संख्या कहलाती है। कहाँ पर ये वास्तविक संख्या कहलाती है दोस्तों? नंबर सिस्टम के अंदर संख्या रेखा होती है, लाइन के ऊपर जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो वहाँ पर ये संख्याएँ वास्तविक संख्या कहलाती है। दोस्तों काल्पनिक संख्या क्या है? जिसकी कल्पना की जाती है, जो रियल में, इसका दूसरा नाम ये कह सकता हूँ अवास्तविक। वास्तव में संख्या नहीं हो, केवल कल्पना की जाती है। रूट के अंदर माइनस का चिन्ह, √2 माइनस में, √3 माइनस में, ये काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण। ऐसी संख्याएं कभी भी नहीं होती हैं। यदि प्रश्न में कहीं आ जाता है तो इसका मान नहीं होता है, क्योंकि संख्या ही नहीं है, इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। हम लोगों को प्रश्न बीच में छोड़ना पड़ता है और हम ये लिखते हैं कि इसका चर राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों जब भी रूट में, वर्गमूल के अंदर कह रहा हूँ, घनमूल में दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह आ सकता है। मतलब पावर इसके ऊपर करणी कह रहा हूँ, सॉरी करणी दोस्तों, ऊपर लगती पावर होती है, नीचे लगती है पैरों में करणी होती है। यदि इसकी करणी सम है
तो कभी भी संख्या वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होगी। करणीय सम मतलब -2, यहाँ 2 पावर आ जाए, 4 पावर आ जाए, 6 आ जाए, सॉरी करणीय 6 आ जाए, 8 आ जाए, यहाँ पर 2 आए, तो ये अवास्तविक है। मतलब यहाँ यदि मैं 3 लिख दूंगा तो ये सही संख्या हो सकती है, काल्पनिक संख्या नहीं होगी। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ, 7 के अंदर माइनस का चिन्ह, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसकी करणी 2 है। समकरणी होने पर माइनस का चिन्ह कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का भाग प्लस होता है। तो दोस्तों रूट के अंदर माइनस की संख्या कभी भी नहीं होती है, परंतु कभी कभी कुछ स्थानों पर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं या उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बहुत ही लंबी क्लास है, कम से कम 10-11 वीडियो इसके मैं डालूंगा इस साइट पर। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेस तैयार करना है और आप सबके पास गाइडें हैं, उन गाइडों से आप इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सीट श्री राम क्लासेस के टेलीग्राम समूह पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से मैसेज भेजकर आपको जो चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप सब वहाँ पर जुड़ें और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग आराम से पढ़ें, मन से पढ़ें, क्योंकि यदि हमारा पढ़ाई के अंदर मन है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो हम सीख नहीं सकते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, यही कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे गणित नहीं आती है। यदि आपने ये ठान लिया है कि हमें नहीं आता है तो रियल में आपको नहीं आएगा। आप लोगों ने माइंड नेगेटिव कर रखा है तो आपकी माइंड में पढ़ने की रुचि बिल्कुल कम हो गई होगी। दोस्तों संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे से नहीं हो, बस इसके लिए 2 शर्तें हैं। हम लोगों को काम मन तन से करना होगा। यदि हम कोई काम अपने मन से करेंगे तो वो सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। दोस्तों आज की क्लास मेरी यहीं तक। यदि आप लोगों को मेरी नंबर सिस्टम की ये क्लास बेसिक क्लास है दोस्तों, इससे मैंने कुछ नहीं बताया, केवल थ्योरियों के बारे में आपको अवगत करवाए हैं। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर करें और अपने सभी मित्रों को सूचना दें कि श्री राम क्लासेस की जो ऑनलाइन क्लास थी वापस शुरू हो गई है। अधिक से अधिक जुड़ें और घर पर बैठकर पढ़ाई करें। जय हिंद।